Hello friends, morning once again. For welcome in the class of arbitration and conciliation at 1996. जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया कि इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड जनेवा कन्वेंशन के तहत तैयार हुए फॉरेन अवार्ड एवं न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत तैयार हुए फॉरेन अवार्ड्स का इन्फोर्समेंट की क्या प्रक्रिया होगी। तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत न्यूयॉर्क कन्वेंशन क्या है और उसके तहत आने वाले फॉरेन अवार्ड किस चीज़ से संबंधित होंगे, इसकी जानकारी मैंने पिछली क्लास में दिया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाइंडिंग फोर्स ऑफ फॉरेन अवार्ड्स व्हेन सेक्शन 46 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 व्हेन फॉरेन अवार्ड्स बाइंडिंग, यह सेक्शन विदेशी पंचाट को बंधनकारिता प्रदान करता है। इसके सब सेक्शन 1 में कहता है कि कोई भी फॉरेन अवार्ड जो पक्षकारों के बीच तैयार किया गया है, जिसमें एक पक्षकार भारत का है और वह व्यक्ति, वह पक्षकार उसमें उपस्थित हुआ है, जवाब दाखिल किया है, पार्टिसिपेट किया है और तब अवार्ड उसके विरुद्ध निर्गत हुआ है, बना है, वैसे अवार्ड यदि अंतिमता प्राप्त कर लेता है, उसका जो ड्यू रिकोर्स है फॉर सेटिंग ए साइड का, उन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है और वो फाइनल हो जाता है, फाइनल अवार्ड है, उसके अगेंस्ट लॉ का जो रिकोर्स है, कोई भी रिकोर्स बचा हुआ नहीं है। जैसा कि हमने बताया था सेक्शन 34, फिर सेक्शन 47 अपीलेबल ऑर्डर्स वगैरह, तो वो सब रिकोर्स कंप्लीट करने के बाद, अंतिमता प्राप्त करने के बाद यदि कोई एक फॉरेन अवार्ड इन्फोर्समेंट के लिए भारत में लाया जाता है तो वह इन्फोर्सेबल है। उसके लिए पक्षकारों को, जैसे पुराने एक्ट में होता था कि रूल ऑफ द कोर्ट बनवाया जाता था, अवार्ड को पहले कोर्ट में दाखिल करके फिर उसको रूल ऑफ द कोर्ट बनाया जाता था, वो डिक्री बनता था और डिक्री बनने के बाद उसका इन्फोर्समेंट के लिए प्रयास किया जाता था, लाया जाता था। तो नए एक्ट बनने के बाद इस एक्ट में इन तमाम चीज़ों को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि नए एक्ट बनाने का उद्देश्य ही है कि क्विकर डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट, लिटिगेशन को प्रोलॉन्ग नहीं किया जाए, कम खर्च में और यथाशीघ्र न्याय प्रदान किया जाए, पक्षकारों के बीच के विवाद को यथाशीघ्र सलटाकर, निपटाकर उनके बीच के विवाद को, मतभेद को खत्म किया जाए। तो इस पर्पस से इस एक्ट का निर्माण हुआ। इसलिए उन पुरानी परिस्थितियों को इस नए एक्ट में समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार नए एक्ट में सेक्शन 46 के अनुरूप जो अवार्ड तैयार हुआ है फॉरेन अवार्ड, उसको वो बाइंडिंग बनाता है। सेक्शन 46 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 इसका सीधे भारत के न्यायालय में दाखिल करके उस पक्षकार के विरुद्ध जो है वो इन्फोर्स करने के लिए इन्फोर्स का मांग किया जाएगा। तो सेक्शन 46 जो है फॉरेन अवार्ड को बाइंडिंग बनाता है और यही बतलाता है कि कब फॉरेन अवार्ड बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा।
इसमें देखना होगा कि सेक्शन 47 से 49 तक की प्रक्रिया जो है वो दिया गया है, जिसके तहत जब कोर्ट में कोई अवार्ड आएगा, फॉरेन अवार्ड कैसे किस रूप में एक्सक्यूशन के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट में लाया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, और अगर किसी पार्टी का कोई ऑब्जेक्शन है तो उसकी सुनवाई क्या होगी, वो क्या सबूत देगा। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक पक्ष किस प्रक्रिया के तहत अवार्ड को और उसके साथ किन किन कागजातों को न्यायालय के समक्ष दाखिल करेंगे जिससे न्यायालय संतुष्ट होगा, सेक्शन 47 में इसका जिक्र है। और 48 जो है वो बतलाता है कि साहब यदि दूसरा पार्टी जिसके विरुद्ध यह अवार्ड इन्फोर्समेंट के लिए लाया गया है, बंधनकारी प्रभाव रखता है, वह व्यक्ति उसको चैलेंज कर सकता है, और वो जो सेक्शन 48 क्लॉज 1 और बी में 1 और 2 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उसको साबित कर देता है, तो वैसी स्थिति में कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है उस अवार्ड का इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज कर सकता है। यदि नहीं साबित कर पाता है और दूसरा पक्षकार जो अवार्ड होल्डर है वो अवार्ड को सेक्शन 47 में दर्ज विधि के अनुकूल न्यायालय के समक्ष मूल अवार्ड या उसका अभिप्रमाणित प्रति, विदेशी पंचाट का मूल प्रति या उसका सर्टिफाइड कॉपी जो है, जो उस देश का, जिस देश में वह अवार्ड निर्गत किया गया है, बना है, उस देश के विधि के अनुकूल जो अभिप्रमाणित प्रति देने की प्रक्रिया है उसके अनुरूप दिए गए प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन आएगा। साथ में पक्षकारों के बीच जो मध्यस्थम करार था जिसके आलोक में वह अवार्ड ग्रांट दिया गया है, तो उस आर्बिट्रल एग्रीमेंट का भी अभिप्रमाणित प्रति जो है सो दाखिल किया जाएगा पक्षकार द्वारा, और तब उन चीज़ों पर ओरिजिनल एग्रीमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी, और तीसरा चीज ऐसे साक्ष्य सच एविडेंस एज इज नेसेसरी टू प्रूव दैट द अवार्ड इज ए फॉरेन अवार्ड, और ये फाइनलिटी को प्राप्त कर चुका है, उससे संबंधित वैसा कोई प्रमाण है तो वो सब दाखिल करेगा। यदि कोर्ट उससे संतुष्ट होता है या दूसरे पक्षकार जिसके विरुद्ध इस अवार्ड को इन्फोर्स किया जाना है वो उपस्थित होता है और सेक्शन 48 ए और बी 1, सेक्शन 48 क्लॉज 1 और 2 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, जैसे आपको बता दें कि साहब दूसरा पक्षकार यह साबित कर देता है कि साहब उसको मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, उसको प्रॉपर नोटिस नहीं दी गई, उसको मध्यस्थ के चयन में भाग लेने नहीं दिया गया, उसको कार्यवाही में सम्मिलित होने की जानकारी नहीं दी गई, वो किसी कारण से जानकारी होने के बावजूद भी उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। जो मध्यस्थम अधिकरण बना वह
आर्बिट्रल एग्रीमेंट के अनुरूप नहीं था। उसमें जो आर्बिट्रेटर के लिए जो ग्राउंड्स था, आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए जो क्राइटेरिया था, उसको फुलफिल नहीं किया गया इत्यादि वो ग्राउंड हैं जिनको यदि वो साबित कर देता है तो वैसी स्थिति में न्यायालय उस अवार्ड को, उस फॉरेन अवार्ड को इन्फोर्स करने से रिफ्यूज कर सकता है। उसी तरह सेक्शन 48 क्लॉज 2 में दिया गया है कि जो मतभेद जिस पर वो अवार्ड आया है वो आर्बिट्रेशन का विषय वस्तु नहीं था। दूसरी चीज कि जो आर्बिट्रल अवार्ड आया है, फॉरेन अवार्ड आया है, वो अगेंस्ट दी नेशनल पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी है। तो वैसे अवार्ड भी, लोक नीति के विरुद्ध निर्गत अवार्ड भी इन्फोर्सिबल नहीं है। और इन आधारों पर, इन सबूतों को देखने के बाद और विचार करने के उपरांत न्यायालय यदि दूसरा पक्षकार जो ऑब्जेक्ट कर रहा है वो अपने दिए गए ग्राउंड को साबित करता है तो रिफ्यूज कर देगा, नहीं साबित कर पाता है और सेक्शन 47 के तहत जो दिया गया है, पक्षकार जो आवेदन दिया है इन्फोर्समेंट के लिए और वो उसमें जो जो चीज की आवश्यकता बताई गई है वह सब नियमानुकूल है, तो वैसी स्थिति में न्यायालय उस अवार्ड को सेक्शन 49 के तहत इन्फोर्स करने का आदेश कर सकता है। यही प्रक्रिया यहाँ इसमें दिया गया है। तो फॉरेन अवार्ड का इन्फोर्समेंट कैसे, किन परिस्थितियों में न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत होगा, इसकी जानकारी, इसकी व्यवस्था इसमें दी गई है। यह हमने आज बताया। फिर अगले क्लास में न्यूयॉर्क कन्वेंशन से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसलिए आज की कार्रवाई इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके।